मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है प्रदीप पंड्या। और प्रदीप, एक अच्छा अंत इस हफ्ते के लिए। इनफैक्ट छुट्टी पे जाने के पहले कोई टेंशन लेके नहीं जा रहे लोग, कम से कम। नहीं, मेरे हिसाब से शुरुआत है। अच्छा, किसकी? क्योंकि आज इस साल की पहली सीरीज का पहला दिन था। ओके। तो हमारे लिए, ट्रेडर्स के लिए तो आज हैप्पी न्यू ईयर था। हाँ। और इतना शानदार माहौल आपको मिला, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो नए साल की अच्छी शुरुआत हो चुकी है, मैं तो ये मान के चलूंगा। क्योंकि ये जो पोजीशन आपने आज बनाई है, ये तो जनवरी के आखिर में कटेगी। अगर आप पूरी सीरीज में खड़े रहना चाहते हैं तो इस लिहाज से तो अच्छा। लेकिन प्रदीप, एफआईएस तो अभी इतना एक्टिव होंगे नहीं, वो तो छुट्टी मना रहे होंगे क्रिसमस की, न्यू ईयर की, वो आने वाले तो है नहीं। कल पार्टिसिपेशन अच्छा है। तो मैं देख रहा था कल का जो ग्रॉस वैल्यू था वो करीब 8,500-9 हजार करोड़ के आसपास था, जो कि पिछले दिनों में गिर गया था। तो लगता है कि एफआईआईज कहीं भी बैठे हों, इंडिया में मौका मिले तो छोड़ नहीं रहे। लगता है ये ट्रम्प इफेक्ट देखने मिल रहा है शायद, क्योंकि सबको पता है कि ट्रम्प कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इसके लोग छुट्टी पे जाने से कतरा रहे हैं। कम से कम मार्केट को देख लो भैया। उसके बाद छुट्टी कैंसिल कर दी है, तो वो खुद छुट्टी पे नहीं जा रहे, दूसरे को भी जाने नहीं देंगे, है ना। और उसी की वजह से शायद एफआईआर इतने एक्टिव नहीं। तो इस समय ऑनलाइन मोबाइल ट्रेडिंग भी तो कर सकते हैं ना। हाँ, वो तो है। नहीं तो प्रदीप, एक्चुअली इस समय पे ना इतने ट्रेड्स देखने नहीं मिलते थे पिछले काफी सारे साल से। अगर हम देख रहे हैं, इनफैक्ट मैं इसके पहले जिस कंपनी में काम करता था वो एक यूएस बेस्ड कंपनी थी। और हम दिसंबर 15 के बाद इनफैक्ट छुट्टी पे चले जाते थे, ऑलमोस्ट ऑफिस आके सिर्फ बैठा करते थे, ये हाल था। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि एफआईआईएस की तरफ से थोड़ा पार्टिसिपेशन है, तो कहीं ना कहीं शायद वो डर होगा ट्रम्प का, जो भी होगा। लेकिन हमारे मार्केट के लिए अच्छा है। इनफैक्ट ये पूरा हफ्ते अगर आप देखें तो 1% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न के साथ हम ये हफ्ता बंद कर रहे हैं। और जनवरी तो हिस्टोरिकली काफी अच्छी सीरीज रही है। आज आपने कुछ रिसर्च निकाली है? राइट, पिछले 7 सालों की रिसर्च मैंने निकाली थी। 5 साल में बढ़त है और सिर्फ 2 साल ऐसे है जिसमें गिरावट है। और इनफैक्ट प्रदीप, एक सबसे बड़ी बात थी कि जनवरी की सीरीज में बड़े मूव देखने मिलते हैं। 6.5%, 7%, 11%। सबसे लीस्ट मूव जो था वो 2.8% था। अब सोच लीजिए, तो मतलब 3% के आसपास का रिटर्न आपको कहीं ना कहीं तो मिलना है, और ज्यादा चांसेस है कि पॉजिटिव मिलेगा। और उस हिसाब से टारगेट आता है 11,170 के आसपास। लेट्स सी आ जाएगा टारगेट है वो। अगर 3.6% का एवरेज रिटर्न आप लेना तो आपको टारगेट आता है 11,170 के आसपास आना चाहिए डेफिनेटली। 11,100 से 11,200 के टारगेट आने की पूरी गुंजाइश बनती है। निफ्टी में आपको गिरावट पे खरीदारी का ही व्यू रखना चाहिए, और निफ्टी बैंक पे भी इस समय इसमें कोई दो राय नहीं। ओके, लेकिन प्रदीप 31 और फर्स्ट को तो कोई काम करने वाला है नहीं। हम 31 को हम करेंगे, बाजार तो चलेंगे। फर्स्ट को भी हम करेंगे, बाकी ग्लोबल मार्केट्स कोई काम नहीं करने वाले, इतना तो पक्का। आधे से ज्यादा बंद होंगे उस दिन। हम एक अकेले जो काम करने वाले। तो इस लिहाज से किस तरह का ट्रेड अब करना चाहिए अगर 31 और फर्स्ट को मैं लेके चलूं 2 दिन, बाकी तो आगे फिर देखा जाएगा। नहीं, अच्छे ट्रेड आपको इस दौरान भी मिलेंगे, और हमारे बाजार खुले हुए हैं, तो उस मौके का फायदा उठाइए। आप लीजिए, फिर एफआईआईज आएंगे तो हम उनको दे देंगे। ओके, चलिए एफआईआर आएंगे तो फिर उनको देंगे। तब तक के लेवल पे डेफिनेटली। चलिए प्रदीप, सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ शुरू करते हैं। प्रियांश राकेश साहू आईटीसी 280 पे लिए हुए हैं, 5,500 शेयर लेके बैठे हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं कि व्यू क्या है। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो काफी अच्छी है कंपनी, और खासकर जो नॉन सिगरेट एफएमसीजी कारोबार में बढ़त दिखा रही है, वहाँ जिस तरह से प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं वो एक अच्छा है। और इनफैक्ट मैं पिछले किसी रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि सिगरेट के वॉल्यूम जो है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। हो सकता है कि इस बार के रिजल्ट में आपको बेहतरीन वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिले। लेकिन ये तो फंडामेंटल व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए। प्रदीप, क्या शॉर्ट टर्म के लिए 280 के लेवल के आसपास इनके पास पड़े हैं, क्या करना चाहिए? नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए ही नहीं, अगर आपका व्यू थोड़ा सा लंबा भी है, मुझे लगता है अगले 3 से 6 महीने के लिहाज से भी अगर मैं देखूं तो आईटीसी पे मैं बहुत बुलिश नहीं हूं। मतलब अगर मेरी चॉइस ये है कि आईटीसी लूं या निफ्टी लूं, तो मैं निफ्टी लूंगा। ओके, क्योंकि आईटीसी में से वो मोमेंटम थोड़ा गायब हो गया है, और अब कब लौटेगा, किस तरह से क्या कुछ होगा, ट्रिगर्स पता नहीं। सरकार बदलने के बाद इस पे हमने देखा है कई बार व्यू 180 डिग्री घूम भी जाते हैं। और ये फेवरेट वेपिंग बॉय है ना, आप जानते हैं, इसलिए थोड़ा सा डर बना हुआ है, और ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मेरी पसंद इस समय अपने 280 पे पोजीशन ली हुई है। ठीक है, आपको इस समय इस स्टॉक से निकलने का मौका चाहिए, जो मुझे लगता है कि आपको मिलेगा। 290 तक के लेवल अगर आपको कहीं मिल जाते हैं तो 10 रुपए का मुनाफा लेके निकलिए, और फिर निफ्टी में आइए या फिर कोई आउट परफॉर्मेंस। अगर 5-10 साल के लिहाज से ले तो मुझे फंडामेंटल स्टोरी इसकी कोई गलत नहीं लगती। काफी अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है इस कंपनी के पास, खासकर नॉन सिगरेट एफएमसीजी, होटल कारोबार। होटल तो इनफैक्ट अभी शुरू हुआ है चलना, और बाकी जो कारोबार इसके अच्छे कर रहे हैं। हाँ, एक सिगरेट है जो एक पेन पॉइंट हो सकता है, लेकिन कीपिंग योर फिंगर्स क्रॉस, अगर उसको आप छोड़ दे तो बाकी इसका कारोबार काफी बेहतर है। इसमें दिक्कत यह है कि ये जो आप नॉन सिगरेट एफएमसीजी कारोबार की बात करते हैं, आप इनका नॉन एफएमसीजी कारोबार कंपेरेबल बिजनेस के साथ कंपेयर कीजिए। ओके, क्या
कमाई आईटीसी करता है और उसी तरह के साबुन, उसी तरह के प्रोडक्ट बेचकर क्या कमाई HUL करता है, क्या गोदरेज करता है, क्या वो कम्पीट कर पा रहे हैं? क्या वो उस जगह पे अपना पेनिट्रेशन और अपनी मार्जिन बना पा रहे हैं? क्या वो तो इसके लिए काफी लंबी स्टोरी है, क्योंकि इस कंपनी का जो एबिट है वो करीब 40 करोड़ 50 करोड़ के आसपास है, जितना तो मेरे ख्याल से HUL एक प्रोडक्ट बेच के कमा लेता होगा। तो वो स्टोरी काफी लंबी है। यही बात है। तो अभी भी ये हमारे लिए सिगरेट कंपनी बनी हुई है और सिगरेट का, मैं कल ही एक बड़े फंड मैनेजर से मिलने गया था, वो मुझे बता रहे थे कि अब वो एक नया प्रोडक्ट लाने जा रहे हैं, खास तौर पे विदेशी निवेशकों को उसमें काफी रुचि है, जिसमें वो सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज के अंदर निवेश करेंगे और उन्होंने इसके लिए एक कंपनी के साथ टाई अप भी कर लिया है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे स्पेशलाइज करती है। तो सोशली रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस रखने वाली कंपनियां, एथिकल निवेश करने वाली कंपनियां, उनके अंदर निवेश का अब ये क्रेज बन रहा है। और इसलिए नहीं बन रहा है कि कोई हम धार्मिक हो गए, निवेशकों को ये लगता है कि इंक्रीजिंगली ऐसी कंपनियों के खिलाफ एक माहौल बन रहा है जो कि सिन गुड्स बेचती हैं, जिनके गवर्नेंस अच्छे नहीं होते, तो उनको लॉन्ग टर्म में वो अच्छे वायबल प्ले नहीं रहे। ये दिक्कत है। तो ये जो अलग एंगल है प्रदीप जो बता रहे हैं। हाँ, तो ये जो अंडर परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है वो कहीं ना कहीं बता रहा है ना कि लोग नहीं ले रहे, भाई आईटीसी नहीं लूंगा, मैं HUL लूंगा, मैं गोदरेज लूंगा, मैं डाबर लूंगा, तो वो चल रहा है। ओके, चलिए, तो ये एक अलग एंगल है, इस पे नजर रखें। तो इस लिहाज से आईटीसी से डर लगता है, लेकिन फंडामेंटली मुझे इसकी स्टोरी इतनी खराब भी नहीं लगती। चलिए ठीक है, अगला सवाल लेते हैं बलदेव कृष्ण बंसल, बजाज फाइनेंस 2535, क्या करना चाहिए प्रदीप? बजाज फाइनेंस किसी भी भाव पे लिया हो आपको बने रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। ये 2535 पे आपने लिया है तो आपको 100 रुपए का मुनाफा हो रहा है, तो बड़ी शानदार बात है। क्या चाहते हैं, निकलना चाहते हैं? ये खाली व्यू चाहते हैं कि क्या करें? तो बने रहिए। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे निकलने की कोई जल्दी करनी चाहिए। स्टॉक अच्छा है, मजबूत है। आपने थोड़ी देर से एंट्री ली है शायद, लेकिन मुझे लगता है अगले हफ्ते आपको ये 100 रुपए और कमा के दे देगा। लगता है अच्छा है, तो 200 रुपए 2 हफ्ते में कमा लेंगे। तो फिलहाल देखिए, टारगेट की बात तो अपनी जगह पे, वो छोड़िए। आपको लगाना है एक स्टॉप लॉस, और वो स्टॉप लॉस आपका लगेगा करीब 2580 पे। 2580 का स्टॉप लगाइए, पोजीशन होल्ड कीजिए। 100 रुपए बढ़ जाए तो स्टॉप लॉस 100 रुपए ऊपर ले लीजिए, ट्रेल करते रहिए। 2580, इनका 2535 की तो खरीदारी है और भी नीचे की। हाँ, तो 2580 पे स्टॉप लॉस। 2535 की खरीद है। हाँ। आज 2630 का भाव है। अच्छा, तो उस लिहाज से आप आज के भाव से 50 रुपए नीचे का, आज की क्लोजिंग के हिसाब से आपको 2500 फायदे में रहेंगे। 50 रुपए का मुनाफा आपका लॉक हो गया। अब देखिए, 50 रुपए अगर स्टॉक यहाँ से और बढ़ जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस 50 रुपए ऊपर ले लीजिए। फिर 50 रुपए और बढ़ जाए तो 50 रुपए और ऊपर ले लीजिए। तो एक स्ट्रैटेजी है जो प्रदीप समझा रहे हैं कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी होती है। 25 रुपए बढ़े तो 25 रुपए ऊपर लीजिए, तो 50 रुपए की कमाई तो पक्की। इसके ऊपर और जितना बढ़े उतनी कमाई लॉक कीजिए, और जब भी रिवर्स हो तो निकल जाइए, क्योंकि स्टॉक तेजी में है, इसलिए मैं कहूंगा कि निकलने की जल्दी मत कीजिए। देखिए, दूसरी बात ये भी है कि आज हमने एक खास बात देखी, और हम बात कर रहे थे आखिरी सौदा में, पेज इंडस्ट्रीज, एवेन्यू सुपरमार्ट, सिम्फनी, टाइटन, ये सारे ऐसे स्टॉक हैं जो मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर हैं। ट्रेंड भी आप कह सकते हैं इस लिस्ट में शामिल है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट मनी है ना बाजार में, एक क्वालिटी स्टॉक्स में फिर से बहुत तेजी से आ रही है। और ये एक ऐसा शेयर है बजाज फाइनेंस का, ये जो गिरा है 3000 के लेवल के आसपास से, इस साल का हाई क्या था इसका, करीब 3000, 2995, तो ये उस लेवल की तरफ वापस लौटेगा। और अगर ये 3000 का लेवल आपको वापस से अगले 2-3 महीनों में दिखा दे तो कोई सरप्राइज नहीं है। तो ये जो बड़े निवेशक, जो सुलझे हुए निवेशक हैं, जो लंबा नजरिया लेकर आते हैं, वो इन्हीं शेयरों में पैसे लगाते हैं। आपके पास ऐसा एक स्टॉक है, क्वालिटी शेयर है, तो निकलने की जल्दी मत कीजिए, मेरा कहने का मतलब। बने रहिए, अच्छा मुनाफा हो सकता है। चलिए अगला सवाल सतीश यादव जी नील कमल पे पूछ रहे, 3 महीने का व्यू। मेरे ख्याल से ये आपका स्टॉक रहा है क्या, वन ऑफ द पिक? पंड्या का फंडा में मैंने इस स्टॉक को चुना था। स्टॉक का परफॉर्मेंस अगर मैं देखता हूँ नील कमल में, तो ये बॉटम के नजदीक है, बॉटम होने के संकेत दे रहा है। इनके लिए क्रूड एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्राइवर है, और मेरे निर्णय के पीछे यही एक वजह थी। मुझे लगता है कि आपको ये स्टॉक यहाँ से इस समय जिस लेवल पर मिल रहा है, तो बॉटम आउट होकर एक अच्छी तेजी दिखा पाएगा। मेरे ख्याल से आपने अगर यहाँ पर कोई पोजीशन ली है तो इस समय आपको एक 1440 का स्टॉप लगाना चाहिए, और उसके साथ अपनी पोजीशन को बरकरार रखिए। अगर मेरे ख्याल में ये इस हफ्ते आपको फिर से उछाल देगा, और इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे
1600 रुपए तक के लेवल लौटने की प्रदीप, ये जो क्रूड का प्ले आप कह रहे हैं, ये शायद इनके नतीजों में आते हुए दिखाई देगा, राइट? बिल्कुल दिखाई देना चाहिए, क्योंकि देखिए प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं इनका मेन, और प्लास्टिक का जो मूल होता है, ओरिजिन, वो क्रूड है। इस क्वार्टर में शायद इतना फायदा नहीं भी मिले, लेकिन जो जनवरी, फरवरी, मार्च का क्वार्टर आएगा उसमें और बड़ा फायदा आपको दिखाई देगा। इन सारी कंपनियों के जो मार्जिन है वो एक्सपैंड होने वाले हैं, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल सस्ता हो गया है इनके लिए। तो उसको एंटिसिपेट करने की हमने कोशिश की। जब स्टॉक नीचे है और चीजें फेवरेबल हो रही है, ये अपने लॉन्ग टर्म बेस बिल्डिंग के फॉर्मेशन में चल रहा है। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको नजरिया कम से कम 6-8 महीने का लेना चाहिए, तो आपको एक असली रिवॉर्ड मिलेगा। क्योंकि जनवरी के रिजल्ट आपको थोड़े दिखाएंगे, लेकिन जो अगले साल फिर अप्रैल और मई में पूरे साल के नतीजे आएंगे, मार्च क्वार्टर के नतीजे आएंगे, असली जूस वहाँ है, वहाँ दिखाई देगा। चलिए ठीक है, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छे है, लॉन्ग टर्म के लिए नतीजों पे इंतजार करें, हो सकता है वहाँ आपको एक बड़ा उछाल देखने मिले, खासकर मार्जिन पे। अगला सवाल यहाँ यूपीएल पे अखिल गोयल पूछ रहे हैं, इनफैक्ट विशाल लुंधवानी भी पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, 1 साल का व्यू है। काफी लोग यूपीएल पे जानना चाहते हैं कि करना क्या चाहिए स्टॉक को। प्रदीप, मुझे याद है जब निफ्टी में सारे स्टॉक गिर रहे थे ना, या फिर नहीं चले, तो ये अकेला स्टॉक था, रोज 1% चल के महीने में 30% चल चुका था। ये उस तरीके का स्टॉक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इसमें क्या करना चाहिए? लगता तो है ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, इस स्टॉक पे आपको निवेश करना चाहिए। थोड़े बहुत जो कंसर्न उभर कर आए थे पिछले क्वार्टर 2 क्वार्टर के दौरान, बाजार धीरे धीरे कन्विंस हो रहा है कि ये कंपनी उनसे बाहर आ रही है। और देखिए एक ग्लोबली एक्सपोजर रखने वाली एक क्वालिटी कंपनी है यूपीएल, और यहाँ पर आपको मेरा ख्याल है कि इस समय भी खरीदारी का मौका अच्छा मिल रहा है। इनकी पोजीशन है, लेना चाहते हैं? ये सिर्फ व्यू पूछ रहे हैं, और जो विशाल था वो 1 साल का व्यू पूछ रहे थे कि 1 साल के लिए क्या है। तो 1 साल के व्यू से आपको स्टॉक पे जरूर एंट्री लेनी चाहिए। इस लेवल पर भी आप एंटर हो सकते हैं। अगर गिरावट में मौका मिलता है तो ये करीब 750 के आसपास है, 700 तक के लेवल आपको 7 से 750 के रेंज में कहीं भी एक्यूमुलेट करना चाहिए, मेरा ख्याल है। और ये स्टॉक आपको जिस रफ्तार से, जिस तरह से रिटर्न ये देता रहा है, देखिए 5 सालों में ये बहुत जबरदस्त मल्टीबैगर साबित हुआ था। मैं तो उसके बाद था प्रदीप कि ये जो ट्रेड वॉर हो रहा है ना, शायद इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी यूपीएल हो सकता है। इनके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बाहर सप्लाई करते हैं, इसका बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। तो आने वाले रिजल्ट शायद बताएंगे ये कितना बेनिफिट हुआ है। कुछ इक्वेशंस जो बिगड़े थे वो ट्रैक पर आते हुए दिख रहे हैं मुझे, इसलिए मुझे लगता है कि आपको स्टॉक ने एक ऑलरेडी निचले स्तर से अच्छी रिकवरी दे दी है, आउट परफॉर्मर तो है, लेकिन फिर भी 900 रुपए तक के जो लेवल इसने पहले दिखाए थे, मुझे लगता है उस तरफ जा रहा है। और अगर अगले साल 2019 में ये आपको फिर उस लेवल पर या उसके ऊपर 4 अंकों में दिखाई दे तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अच्छा स्टॉक है, 1 साल 2 साल के लिए तो बने रहे, ज्यादा बेटर वो होगा। अगला है पिरामल एंटरप्राइजेस 2373 पे जयेश निमाड़े के पास है, इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? 2373 के रेट पे लिए हुए हैं इन्होंने, मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले आज का हाई है। ओके, तो आज के हाई पे लिए इन्होंने। थोड़ी सी लेट एंट्री लिया आपने, बाकी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दरअसल इसका रेजिस्टेंस का लेवल है, देखिए 2373। तो अब दोस्त अगर ऊपर खुला सोमवार को, ब्रेकआउट हो गया, तो आपको ये फटाफट 2450-2500 की तरफ ले जाएगा, और वहां आपके लिए एक प्रॉफिट का अच्छा टारगेट बन जाएगा। अगर आप ट्रेडर हैं, आपने दिन के हाई पे लिया तो आप ट्रेडर हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो 2450-2470 के लेवल आने की उम्मीद कीजिए, अगर ऊपर खुलता है तो। अगर ऊपर नहीं खुलता और गिरावट आती है तो मेरे ख्याल है कि आपको एक 2300 रुपए पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर 2300 के ऊपर टिका रहता है तो दिक्कत नहीं है, बाउंस करेगा और आपके लेवल फिर से आएंगे। स्टॉक के ऊपर मेरा व्यू पॉजिटिव है। आज ये हेमंत की टीम में भी शामिल था, और देखिए यहाँ पे दोनों चीजें जो हो रही है, एक रियल एस्टेट के लिए अब रिलीफ आने वाली है, उसकी कोशिशें चल रही हैं। जीएसटी में भी रियल एस्टेट को राहत मिल सकती है। CRZ का जो नियम आसान किया है केंद्र सरकार ने, वो नोटिफाई होगा, और मुंबई की जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं वो कोस्टल जोन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज रखती हैं। PEL एक ऐसी कंपनी है जिसका मुंबई की रियल एस्टेट पे बड़ा एक्सपोजर है, और ये NBFC है जिन्होंने बिल्डर्स को लोन काफी दिए हुए हैं, उनमें इन्वेस्ट काफी किया हुआ है। सारे इक्वेशन इनके फेवर में आ रहे हैं। और तो हर रोज जब वरुण खड़े होते हैं 2 बजे तो बताते हैं 50,000 करोड़ का OMO होने वाला है। तो ये जो RBI भर भर के लिक्विडिटी डाल रही है, उसके चलते इनके मार्जिन बेहतर होंगे, और जो स्ट्रेस का डर था ना, वो ये झेल जाएंगे, अब ऐसा लग रहा है। इसलिए ये स्टॉक जो आपको इसके हाल के हाईस थे 3300 रुपए, वहां से आज 1000 रुपए, आज भी आपको 1000 रुपए नीचे मिल रहा है। तो ये बड़ा एक्सीडेंट होगा, इसका डर था। धीरे धीरे वो डर अब दूर हो रहा है, और मुझे लगता है कि अगस्त से लेकर के
ऑलमोस्ट नवंबर तक इन्होंने जो गंवाया था उसकी थोड़ी बहुत भरपाई तो ये कर चुके हैं। बाकी भरपाई धीरे धीरे होती हुई नजर आएगी। व्यू बिल्कुल पॉजिटिव है। आपको यहाँ पे भी लेना चाहिए, किसी गिरावट में और खरीदना चाहिए। ये एक ऐसी मैनेजमेंट है जिसकी क्वालिटी पर आप जरा भी शक नहीं कर सकते। और इन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज में खुद को एक मास्टर साबित किया है। इन्होंने जो निवेश किए हैं ना वो बहुत ही जबरदस्त किए, बहुत ही जोरदार किए हैं अभी तक लगातार। तो ये स्ट्रेस के दौर में आए, आपको स्टॉक ने मौका दिया। अगर आपने अब तक फायदा नहीं उठाया तो अब तो मत चुकी। ओके, अच्छा समय है निवेश करने का। चलिए, लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। अगला सवाल अंकित साहू राधे का, इनके 2 स्टॉक्स का सवाल है, एक एनबीसीसी, एक पीएनबी। सबसे पहले तो मैं एनबीसीसी जानना चाहूँगा प्रदीप। मुझे याद है आप इस स्टॉक पे ज़्यादा बुलिश थे नहीं कुछ समय पहले। आज ये स्टॉक चला है, लेकिन क्या अब कन्विक्शन है कि अभी भी वो कन्विक्शन नहीं है कि स्टॉक का कुछ हो सकता है? नहीं, मुझे इस स्टॉक पे बहुत ज्यादा भरोसा है। मेरा ये मानना है कि ये जो शेयर है अगले 5 सालों में आपको यहाँ से मल्टी बैगर साबित होगा। 5 सालों में। लेकिन 5 साल अगर ये सरकार लौटकर वापस आ गई तो पक्के तौर पे होगा। अगर कोई और सरकार आई तो थोड़ी बहुत दिक्कतें शॉर्ट टर्म में हो सकती है 1 आध साल के लिए, बाद में वो ट्रैक पे आ जाएंगे। क्योंकि एनबीसीसी को एक हम कहते हैं ना एक एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया इस सरकार ने। उन्होंने एक नोडल एजेंसी बना दिया और बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके थ्रू एग्जीक्यूट कराए गए हैं। और आगे बहुत सारे और नए तरह के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट होने हैं जो तमाम दूसरी पीएसयूज के साथ होंगे। और बहुत तरह के आइडियाज हैं सरकार के पास। तो अगर ये सरकार वापस आ गई, नरेंद्र मोदी सरकार ने फिर से चार्ज संभाल लिया, तो ये स्टॉक देखते देखते डबल हो जाएगा, आपके हाथ में भी नहीं आएगा अगर इसी लेवल पर रहा तो चुनाव के पहले। ठीक है, लेकिन अभी से लेकर चुनाव तक अनिश्चितता है तो अनिश्चितता है। और काफी सारे प्रोजेक्ट हैं लेकिन थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं और उसके लिए नई सरकार का आना थोड़ा जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए ये अगले 6 महीने का मेरा व्यू है कि आपको मौका दे रहा है, जब भी नीचे मिले लीजिए। कहां तक मिलेगा मुझे पता नहीं। और उसके बाद 3-4 साल कम से कम होल्ड कीजिएगा। जब आप 6 महीने का पेन ले लेते हैं तो उसका पूरा गेन भी आपके पास आना चाहिए। तो ये पोटेंशियल मल्टी बैगर है, लेकिन फिलहाल यहाँ से लेकर के अप्रैल तक एक्यूमुलेशन जोन में। ओके, चलिए प्रदीप, आपको कैसीनो की स्टोरी पे भरोसा है क्या? डेल्टा कॉर्प जो है मेरा यार रोहित जैन पूछ रहे हैं, मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है। मैंने 250 पे रिकमेंड किया था, मुझे याद है। और आज 250 आ गया। हाँ। इस पे मेरी रणनीति बहुत साफ होती है। डेल्टा कॉर्प पे आप ट्रेडिंग मत कीजिए, कभी पकड़ नहीं पाएंगे, ये बहुत ही इरेटिक भागता है। हाँ। लेकिन जब भी ये स्टॉक 25-30% टूट जाए खरीद लीजिए और वहां से फिर एक वैसा ही तगड़ा बाउंस आए तब प्रॉफिट बुक करके फिर बैठ जाइए। तो इस समय वो खरीदने वाले जोन में है, खरीदिए। अभी भी आपके लिए कुछ बिगड़ा नहीं है, नीचे आता है तो और लीजिए। और ये स्टॉक आपको वापस से 300-350 के लेवल दिखा सकता है, शायद उसके ऊपर के 400 तक के भी लेवल दिखा सकता है। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है गोवा में, वो है नई कैसीनो पॉलिसी। काफी वक्त से अटकी हुई है और ये गोवा में एक आम तौर पे बड़ा विवाद का मुद्दा होता है, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं। अब यहाँ पे जल्दी आएगी ऐसा लग रहा है। और उसके बाद क्या होगा, जो अभी तक शिप पर कैसीनो चल रहे हैं वो लैंड पे चलेंगे और फिर कमाल होगा। और ये तैयार है, इनके पास जमीन है, प्लान सब कुछ रेडी है। जिस दिन पॉलिसी साइन होगी उस दिन गोवा में इनका और एक बार गोवा में शुरू हुआ और धंधा पिकअप किया तो मेरे ख्याल से बाकी स्टेट भी पीछे नहीं रहेंगे। कोई ना कोई तो आएगा सामने कि हमारे अभी शुरू कर दीजिए। क्या फर्क पड़ता है, रेवेन्यू अर्न करने में तो फर्क क्या पड़ रहा है। 250 रुपए के स्टॉक पे मुझे गोवा से ही काफी कुछ मिल जाएगा। चलिए ठीक है, जरूरत नहीं। अच्छा, ये अंकित साहू जी ने ना पीएनबी पे भी पूछा था, जिन्होंने एनबीसीसी पे पूछा था, मैं आपको याद दिलाना भूल गया। तो पीएनबी पे क्या ट्रेड बनता है? पीएनबी बॉटम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बहुत मुश्किल सवाल है। मुझे लगता है कि ये बॉटम बनाने की कोशिश में है। और सारे सरकारी बैंकों में अब पहली बार बहुत वक्त के बाद मैं किसी बड़े फंड मैनेजर से मिलता हूँ तो उनके मुंह से थोड़ी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। अच्छा, बोलने तो लगे हैं, पैसे भले ना लगा रहे तो चलो ये भी ठीक है, मतलब रेडार पे तो आ गया है। हाँ। अभी तक तो ये था कि देखेंगे भी नहीं, तो अब नहीं देख रहे हैं, अब छू नहीं रहे हैं, छूने लगेंगे शायद अगर थोड़े से रिजल्ट बेहतर हो जाए। एक ही दिक्कत है यहाँ पर और सरकारी बैंकों के साथ, वो ये है कि मैनेजमेंट क्वालिटी को लेकर सवाल है। अगर सरकार सिर्फ एक छोटा सा काम करे वरुण, कि सभी बैंकों के लिए ये तय कर दे कि जो भी बैंक चेयरमैन और सीईओ होंगे वो 5 साल के फिक्स टर्म के लिए आएंगे। 3 साल के बाद उनका रिव्यू किया जाएगा, अगर काम खराब किया होगा तो हटा देंगे, वरना 5 साल पूरा रखेंगे। और सरकारी बैंकों में आज की तारीख में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच से ही वो बनाए, उनको कहीं प्राइवेट सेक्टर से, कहीं फॉरेन से लोगों को लाने की जरूरत नहीं है। ये स्टेबिलिटी केवल दे दे और उनको थोड़ा इंसेंटिव दे दे कि आप परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। राइट। तो
फंड मैनेजर्स खरीदना शुरू कर देंगे इन स्टॉक्स को। ओके। वो नहीं हो रहा है। वो सारे फंड मैनेजर्स मुझे यही कहते हैं कि गवर्नेंस और मैनेजमेंट का रिफॉर्म नहीं हो रहा है, बाकी सब कुछ अब इनके लिए ठीक है, इनका बुरा वक्त निकल गया है। ओके। लेकिन जब ये इशू है तो फिर मुझे लगता है कि फिर नहीं, ये तो बिजनेस अभी भी कोटक ले जाएगा, बिजनेस अभी भी शायद यस बैंक भी ले जाएगा। एक बार वहां रिस्क ले लो, यहाँ मत लो। ये जो चल रहा है ना, ये जिस दिन क्लियर हो गया, ये जो इनके ऊपर तलवार लटक रही है, ये क्लियर हो गया, उस दिन से फिर इनकी रीरेटिंग शुरू, मतलब उम्मीद तो यही है। तो ये स्टॉक बॉटम आउट हो गया है, लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ पे मैं लूं तो ये ज्यादा रिटर्न देगा या आरबीएल ज्यादा रिटर्न देगा। अभी तक तो यही लगता है कि आरबीएल या फिर ऐसे कोई प्राइवेट बैंक से रिटर्न देंगे। जब तक आरबीएल तो फेडरल ले लीजिए। हाँ, पीएनबी चलेगा। पीएनबी के साथ उतने ही कॉन्फिडेंस आपको बहुत पुराना प्राइवेट बैंक है, तो फेडरल चल रहा है, वो बेटर है। ठीक है, ये शायद उसको बीट कर दे। फेडरल ले लीजिए, ज्यादा बेटर होगा पीएनबी को मुकाबले। अच्छा प्रदीप, एक आखिरी सवाल लेता हूँ, वीकेंड है, वैसे भी 31 आ रहा है, लोगों को जाना है घर पे यार। राजकुमार जी फ्यूचर रिटेल पे शॉर्ट टर्म व्यू पूछ रहे हैं। ये जो कल पॉलिसी आई है वो कि जिसके पास किसी मैनेजमेंट का कंट्रोल है या फिर स्टेक है, उनके वो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच नहीं सकते। उसके बाद देखिए फ्यूचर रिटेल, शॉपर स्टॉप अच्छी खासी धुलाई हुई। काफी लोगों ने इसको मिस इंटरप्रेट भी किया कि हो सकता है इनका फायदा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी तक कहानी समझ में नहीं आ रही है एक्चुअली। नहीं, हर्षद ने कल ये कहानी समझाई थी कि जिसके पास भी मैनेजमेंट कंट्रोल अगर है, वो इनके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन नहीं बेच सकते। इसके लिए 2 दिन से स्टॉक की हालत खराब है, तो इस समय शॉर्ट टर्म व्यू पूछे। दूसरी बात चल रही है कि फायदा कैसे होगा, वो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ। और एक तरफ इंडस्ट्री ने जो बयान भी दिए हैं वो भी बहुत मिले जुले से नजर आ रहे हैं मुझे। ओके। अब ऐसा लग रहा है कि अभी इस पॉलिसी पर एक पुनर्विचार भी हो सकता है। ओके। क्योंकि ये पॉलिसी क्यों लाई गई है, आखिर वो क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। अगर किसी को फायदा नहीं हो रहा इस समय, जब आप सरकार ये कोशिश कर रही है कि ट्रेडर्स को खुश करो, व्यापारियों को खुश करो, उनको बहुत मार पड़ी है, किसानों को खुश करो, तो रास्ता बंद करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, वो रास्ता खुलना चाहिए। तो अगर इस पर आगे आपको और समाचार सुनाई दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन फ्यूचर रिटेल की आपने बात की, शॉर्ट टर्म के लिए पूछ रहे हो। फ्यूचर रिटेल मेरे हिसाब से एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। इस डील के होने के पहले से भी, इस डील की खबरों के होने के पहले से भी, और इस पॉलिसी के आने के पहले से भी इस स्टॉक पे मेरा व्यू पॉजिटिव रहा है। लेकिन अब इस पे दिक्कत क्या है कि बहुत समय से साइडवेज जा रहा है। ये पूरा साल आप देखिए, इसने थोड़ा सा साइडवेज टाइप में गुजार दिया है। ओके। अब मेरा ख्याल है आपको शॉर्ट टर्म में जो ये अच्छा खासा करेक्शन हो गया, शायद ये करेक्शन पूरा हो गया है। तो आज का जो लो था 483 रुपए का, मेरा ख्याल है 483 का एक स्टॉप रखिए और यहाँ पर एक बाउंस के लिए आप ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। और वो बाउंस जो आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा, यहाँ से मुझे लगता है कि 530, 35, 40 तक के भी टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि मार्केट क्योंकि ये बहुत जोर से डिप हुआ है, और अब यहाँ से एक जिसको कहते हैं डेड कैट बाउंस भी अगर आता है तो डेड कैट नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक दरअसल रिलेटिवली स्ट्रांग है, पर अभी ये इस कंफ्यूजन की वजह से गिरा है। तो शॉर्ट टर्म व्यू मेरा यही है, अगर ये नया लो नहीं बनाता तो ये यहाँ से एक बाउंस देगा, वो तेजी का ट्रेड आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। मान लीजिए सोमवार को आपको थोड़ा नीचे मिले 490 के आसपास, तो 483 का स्टॉप लगाएंगे, 7 रुपए का नुकसान, और ऊपर आपको जो मिल जाए। ओके, चलिए, तो अच्छा स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, जैसे प्रदीप कहते हैं हमेशा। चलिए प्रदीप, सवाल जवाब का सिलसिला